हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी बिजनेसमैन हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या फिर अकाउंटेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई वे बिल और ई इनवॉइस के बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ई इनवॉइस और ई वे बिल एक ही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता। ई इनवॉइस अलग होता है, ई वे बिल अलग होता है। कब हमें ई इनवॉइस बनाना पड़ता है और ये ई वे बिल से किस तरीके से डिफर है, सारा कंप्लीट कंसेप्ट आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं ई इनवॉइस होता क्या है। ई इनवॉइस का मतलब क्या है कि हमने जो इनवॉइस बनाया, जो बिल हमने बनाया है, उसको हम रिपोर्ट करते हैं स्पेसिफाइड इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। यानी हमें जितने भी इनवॉइस हम लोग बनाते हैं उसे हमें ऑनलाइन रिपोर्ट करना होता है। क्लियर? ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग को हम क्या बोलते हैं? ई इनवॉइस बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हमें इसको रिपोर्ट करना होता है और इसके रिपोर्ट करने के बाद हमारे पास एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होता है अलोंग विद क्यूआर कोड। अगर लीगल प्रोविजन की मैं बात करूं तो रूल 48 सब रूल 4 के अंदर हमारे पास ई इनवॉइस के बारे में बताया गया है इन जीएसटी एक्ट। अब अगर देखें ई इनवॉइस हमारे पास कब रिक्वायर्ड होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ या उससे ज्यादा आई है तो आप लोगों के लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी है। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि अब हमारे पास कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर तो टैक्स ईयर बोलेंगे वैसे इसको, 26-27, तो पिछला फाइनेंशियल ईयर आपके पास कौन सा होगा? पिछला फाइनेंशियल ईयर होगा 25-26। अगर 25-26 में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो आप लोगों को 26-27 में ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। नाउ अब ये किस किस सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होता है? अगर आपने B2B सप्लाई किया, यानी बिजनेस टू बिजनेस अगर आपकी सप्लाई है, बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई का मतलब एक जीएसटी होल्डर पर्सन दूसरे जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? B2B सप्लाई। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा एक्सपोर्ट सप्लाई। अगर एक्सपोर्ट किया आप लोगों ने तो वो भी हमारे पास इनवॉइस बनेगा। वहां पे डीम्ड एक्सपोर्ट सप्लाई हुआ, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सभी केसेस में आपके लिए ई इनवॉइस बनाना जरूरी होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें टर्नओवर लिमिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। टर्नओवर लिमिट तो हमारे पास 5 करोड़ की है। 5 करोड़ से जैसे ही ज़्यादा एग्रीगेट टर्नओवर होगी आप लोगों के लिए ई इनवॉइस बनाना ज़रूरी होगा। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको पैन बेसिस पे देखना है कि आपकी टर्नओवर कितनी है। देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तभी आप लोगों के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। बट ये जो 5 करोड़ की टर्नओवर है ये आप लोगों को पैन बेसिस पे कैलकुलेट करनी है। पैन बेसिस पे कैसे? देखिए, आपके एक पैन के ऊपर आपने अलग अलग कई स्टेट्स के अंदर जीएसटी लिए होंगे। जैसे आपने हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, 4 जगह आपका जीएसटी नंबर है। तो इन चारों के टर्नओवर को आपने कैलकुलेट करना है। अगर ये टर्नओवर 5 सीआर से ज्यादा है तो आप लोगों के ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे वर्ड जो यूज हो रहा है ना, ध्यान से देखो, यहाँ वर्ड यूज हो रहा है एग्रीगेट टर्नओवर। तो एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है? देखो, पैन बेसिस पे टर्नओवर लेनी है, ये बात हमें समझ में आ गया। बट एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? जितनी भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट सप्लाई, ये एज पर पैन आपकी जो टोटल सप्लाई होगी, टैक्सेबल, एग्जम्प्ट, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई, इन सबको ऐड करके जो टर्नओवर आएगी उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट टर्नओवर। क्लियर? हाँ जी मैम, ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब बात करते हैं ई इनवॉइस कब आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि B2C की जो ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए, ऐसा नहीं कह रही मैं कि जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो उसमें ये ट्रांजेक्शन्स लेनी, उसमें सभी ट्रांजेक्शन्स आएंगी, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, ये सब कुछ आएगा। अगर ये सारे टर्नओवर्स मिला के पैन बेसिस पे 5 करोड़ से ज़्यादा है तो ई इनवॉइस तो एप्लीकेबल होगा। बट ई इनवॉइस कुछ एक ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हैं जहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे B2C ट्रांजेक्शन्स की बात करें, अगर आप सेल कर रहे हैं फाइनल कंज्यूमर को, जैसे कि आपने मोबाइल सेल किया मिस्टर राम को जो कि एक कंज्यूमर है, यहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये B2C ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे जो राम है ना, ये कंज्यूमर है, जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, इस पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पे इस पर्सन के केस में आपके पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जम्प्ट सप्लाईज की बात करें
अगर नील रेटेड सप्लाई है, एग्जम्प्ट सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं, इन सप्लाईज को कभी भी, इन सप्लाईज के केस में कभी भी ई इनवॉइस इशू नहीं किया जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ जी मैम। तो नील रेटेड, एग्जम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, कभी भी ये सप्लाईज जो है इनके ऊपर, इनका लिए आपने ई इनवॉइस इशू नहीं करना। इंपोर्ट कर रहे हैं आप ट्रांजेक्शन्स, यानी एक्सपोर्ट के टाइम पे तो आपने करना है ई इनवॉइस, लेकिन अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया आउटसाइड इंडिया से, इंडिया के अंदर माल आया, इंपोर्ट की गुड्स को, तो उस टाइम पे इनवॉइस नहीं बनेगा, एक्सपोर्ट के टाइम बनेगा। अगर हाई सी सेल की, हाई सी मतलब आपकी जो गुड्स हैं वो अभी सी में है, यानी आपकी गुड्स अभी आपको रिसीव नहीं हुई, अभी आपकी गुड्स सी में ही है, और वहीं की वहीं से आपने किसी को सेल कर दी, फर्दर किसी पर्सन को सेल कर दी कि ठीक है, जब गुड्स पोर्ट के ऊपर आ जाएंगी, जब गुड्स पोर्ट पे आ जाएंगे, जैसे एक्स ने माल इंपोर्ट किया था, एक्स ने माल इंपोर्ट किया था, लेकिन अभी गुड्स बीच समुंदर में ही थी, सी के अंदर थी, बीच समुंदर में थी, इसने ये गुड्स किसको सेल कर दी? वाई को, कि ठीक है जब पोर्ट पे माल आएगा तो माल सीधा किसको मिल जाएगा? यहाँ से वाई को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब ये सी के अंदर ही गुड्स थी, तब एक्स ने वाई को माल बेचा है, तो यहाँ पे ई इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर डायरेक्टली सी के अंदर ही गुड्स है, वहीं की वहीं से ही एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को भेज दी, तो उसको हम हाई सी सेल कहते हैं। हाई सी सेल के केस में ई इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉन्डेड वेयर हाउस सेल्स जो है उसके अंदर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ई इनवॉइसिंग की। अब अगर हम बॉन्डेड वेयर हाउस को समझे कि बॉन्डेड वेयर हाउस सेल क्या है, देखिए अगर बॉन्डेड वेयर हाउस सेल मतलब जैसे एक पर्सन है, इसको हम इससे लिख लेते हैं, एक पर्सन है, उसने चाइना से गुड्स इंपोर्ट किए। कहाँ से गुड्स इंपोर्ट किए? चाइना से गुड्स का इंपोर्ट किया। गुड्स जो है वो मुंबई पोर्ट पे आ गए, मुंबई के पोर्ट पे गुड्स जो है वो रिसीव हो गए, बट इसने अभी कस्टम क्लियरेंस नहीं ली है गुड्स की। इसने इसको क्या किया? बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर रख दिया। BWH मतलब बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर इन गुड्स को इसने रख दिया। अब हुआ क्या? इसने कस्टम क्लियरेंस लिए बिना बॉन्डेड वेयर हाउस में भी गुड्स रख दी कि मैं बाद में इनका कस्टम क्लियरेंस करवा दूंगा, और बॉन्डेड वेयर हाउस में जो गुड्स थी उन्हीं गुड्स को इसने सेल कर दिया किसी अदर पार्टी को। इसने बी को ये गुड्स सेल कर दी। कहाँ से? इसी वेयर हाउस में रखे हुए। अब कस्टम क्लियरेंस कौन करवा लेगा? कल को बी करवा लेगा। तो इस केस में इस पर्सन को, यानी कि ए को, ई इनवॉइस जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो गुड्स है, नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, अगर आपकी जो गुड्स है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में कवर होती है, यानी रिवर्स चार्ज की अगर परचेज की है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आपने परचेज किया, किससे किया? अनरजिस्टर्ड पर्सन से किया, और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज अगर लगता है तो वहां पे ई इनवॉइस नहीं बनेगा। इनवॉइस में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप लोगों को ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोटिफाइड अगर कोई एग्जाम्प्ट पर्सन है जो कि गवर्नमेंट ने बताए हुए, जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी एक्ट में अगर कोई और आपके पास कल को नोटिफिकेशन आती है, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, एसईजेड यूनिट, ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर, और भी कई ऐसे नोटिफाइड हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मेन मैंने आपको यहाँ पे बता दी, इन लोगों को ई इनवॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइज, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से कवर होंगे इनवॉइस में? आपको टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सभी के केस में ई इनवॉइस बनाना होगा। लेकिन अगर आप सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस और फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो आपको ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 डेज का आप लोगों के पास टाइम लिमिट होता है। 30 डेज के अंदर अंदर आप ई इनवॉइस बना सकते हैं। बट अगर आप विद इन टाइम लिमिट ई इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो IRN जनरेट नहीं होगा और इनवॉइस आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप ई इनवॉइस जनरेट नहीं करते हैं तो, अगर आप लोगों ने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो इनवॉइस आपका क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा तो क्या होगा? सप्लायर को पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 122, लिटिगेशन के रिस्क आ जाएंगे आपके ऊपर, और आईटीसी जो है रिसिपिएंट का वो भी डिनाई हो सकता है। यानी ई इनवॉइस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही लिटिगेशन के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि जब आईटीसी ही डिनाई कर दिया जाएगा तो उसका आईटीसी रिसिपिएंट का लिटिगेशन के अंदर आ जाएगा। बट अगर मैम हम कल को ई इनवॉइस हमने बना लिया,
ई इनवॉइस अगर हम कैंसिल करना चाहें तो क्या ई इनवॉइस कैंसिल हो सकता है? जी हाँ, आप ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं अपने आईआरपी के थ्रू। जो आईआरपी है उसके थ्रू आप लोग अपना ई इनवॉइस कैंसिल कर लेंगे। टाइम लिमिट आपके पास रहेगी 24 आवर्स की। 24 आवर्स के बाद आप अपना ई इनवॉइस जो है वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे। गाइज ये नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम अपने नोट्स अपडेट करती रहती हूँ। आफ्टर 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स के बाद हुआ है तो आपको जीएसटी रिटर्न में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिट नोट प्रॉपरली उसका इशू करना पड़ेगा और इस क्रेडिट नोट का भी ध्यान रखिएगा, ई इनवॉइस आपको जनरेट करना है। क्लियर? और एप्लीकेबल इन अकाउंटिंग एंट्री वो तो ऑब्वियसली आप लोग करेंगे, क्रेडिट नोट की भी और इनवॉइस के भी। अगर आप पार्शली कैंसिल करना चाहें कोई ई इनवॉइस तो पार्शली ध्यान रखिएगा, ई इनवॉइस कैंसिल नहीं होता है। पार्शली अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्रेडिट नोट का सहारा लेना पड़ेगा, क्रेडिट नोट आप लोगों को डालना पड़ेगा। ई वे बिल की रूल्स की अगर बात करें, मैंने आपको बताया था कई लोग सोचते हैं कि ई वे बिल और ई इनवॉइस बोथ आर सेम थिंग। ऐसा नहीं होता, ई इनवॉइस अलग है। ई इनवॉइस में हम अपने बिल, अपने इनवॉइस की रिपोर्टिंग करते हैं, जबकि ई वे बिल क्या है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ई वे बिल यानी कि रास्ते का बिल। अगर आपको रास्ते में एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर के जाना है, उसका बिल क्या होता है? उसका बिल होता है जी ई वे बिल। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड फॉर द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स को मूवमेंट करना है तो जो उसका बिल है उसको हम क्या बोलेंगे? ई वे बिल। इसको कौन सा रूल फॉलो करता, कौन सा रूल है इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? रूल नंबर 138 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ई वे बिल की रिक्वायरमेंट आपको कब होती है? जब आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो। इनवॉइस की रिक्वायरमेंट कब थी? जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की सेल आपके पास 5 करोड़ से ज्यादा की हो। ई वे बिल आपके पास कब रिक्वायर्ड होता है? जब कंसाइनमेंट यानी जो गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहे हो उसकी अगर कंसाइनमेंट वैल्यू वो 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल बनाना आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट अगर हम ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो सेल की करेंगे हम लोग गुड्स, सेल के टाइम पे यानी सप्लाई ऑफ गुड्स के टाइम पे आप लोगों को ई वे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। ट्रांसफर के टाइम पे आप लोगों को ई वे बिल की रिक्वायरमेंट रहेगी। यानी कि अपनी ही एक ब्रांच से अगर दूसरी ब्रांच के अंदर आप लोग ट्रांसफर करते हैं तो वहां पे भी ई वे बिल रिक्वायर रहेगा। अगर आप जॉब वर्क के लिए अपनी कोई गुड्स को भेज रहे हैं या फिर कैपिटल गुड्स को भेज रहे हैं, वहां ई वे बिल आपको चाहिए। रिटर्न करवाते हैं गुड्स, एग्जीबिशन, ओन यूज और या कोई भी मूवमेंट हो, सिर्फ गुड्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है। अगर किसी भी प्रकार की मूवमेंट होती है आपकी गुड्स में तो ई वे बिल बनेगा। यानी मैम अगर सर्विसेज हो तो सर्विसेज के केस में ई वे बिल नहीं बनेगा? नहीं, सर्विसेज के केस में ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, ई इनवॉइस आपका बनेगा। अगर सर्विसेज का बिल हो या फिर गुड्स का बिल हो, ई इनवॉइस हमेशा बनेगा। बट ई वे बिल सिर्फ तभी बनेगा जब गुड्स हो प्लस उसके अंदर मूवमेंट हो रही हो। क्लियर? ई वे बिल आपके पास कब चाहिए? चाहे इंटरस्टेट आपके पास मूवमेंट हो गुड्स की या फिर इंट्रास्टेट मूवमेंट हो, आप लोगों के पास दोनों केसेस में ई वे बिल बनाना जरूरी है। ई वे बिल कब नहीं बनाना आप लोगों को? सबसे पहले तो अगर नॉन मोटराइज्ड व्हीकल है, यानी कि ऐसी गुड्स जो बिना मोटर के चलती हैं, जैसे कि बुलॉक कार्ट हो गई आप लोगों के पास, या हाथ से जो खींचने वाली कार्ट होती है, और ये घोड़ा गाड़ी हो गई। इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स हैं, या रिक्शा हो गया जो बिना मोटर के चलता है, उनके केस में आप लोगों को ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक नोटिफाइड एरियाज हैं जो सरकार आपको छूट दे सकती है, वहाँ पे ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिफेंस फॉर्मेशन यानी डिफेंस से रिलेटेड अगर गुड्स ट्रांसफर होती हैं वहाँ पे ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स जो होते हैं उनके केस में ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अदर भी कुछ एक एग्जाम्ड गुड्स जो कि नोटिफिकेशन के अंदर टाइम टू टाइम आप लोगों को बताई जा सकते हैं जहाँ ई वे बिल की रिक्वायरमेंट ना हो। कंसाइनमेंट वैल्यू की अगर बात करें तो कंसाइनमेंट वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम आपको टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, प्लस जीएसटी ऐड करना है उसमें, और सेस ऐड करना है। यानी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, प्लस में सेस, ये तीनों चीज़ें ऐड करके आप लोगों को कंसाइनमेंट वैल्यू मिल जाएगी। और फिर आपको देखना है कि वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। बट इसके अंदर जो प्योरली एग्जम्प्ट सप्लाई है, यानी जिसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, वो आपने इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। प्योरली जीएसटी, प्योरली एग्जम्प्ट जो सप्लाईज है उनको अलग रखना है। अब बात करें कि जीएसटी
कि जो ई वे बिल है, ई वे बिल जनरेट कौन करेगा? सप्लायर भी जनरेट कर सकता है, रिसिपिएंट भी कर सकता है, ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। यानी डिपार्टमेंट ये नहीं कह रहा है कि स्पेसिफिकली सप्लायर को ही जनरेट करना है। सप्लायर, रिसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर कोई भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, बशर्ते कि ई वे बिल होना चाहिए। सिर्फ ई वे बिल का होना जरूरी है, कोई मर्जी जनरेट करे। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? जो आपका बिल ऑफ इनवॉइस है या फिर टैक्स इनवॉइस है, डिलीवरी चलान है, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स है, ये सभी की सभी डिटेल्स आपको चाहिए ई वे बिल बनाते टाइम। ई वे बिल की अगर वैलिडिटी को बात करें तो वैलिडिटी इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, यानी आपने गुड्स कितनी दूरी पे भेजनी है। अगर आपने गुड्स भेजनी है ए से बी सिटी के अंदर और इनकी जो दूरी है वो 200 किलोमीटर से कम है, तो ध्यान रखिएगा पर 200 किलोमीटर आपको 1 डे मिलता है। यानी अगर अप टू 200 किलोमीटर की ही दूरी है तो आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा, 1 डे। अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 240 किलोमीटर है, तो 200 या फिर एवरी एडिशनल उससे जितना मर्जी हो जाए, 240 किलोमीटर है तो आपको 2 दिन का टाइम मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कितने किलोमीटर दूर आपने गाड़ी लेकर के जानी है। पर 200 किलोमीटर और पार्ट आपको 1 डे मिलेगा और एडिशनली 1 डे उसमें ऐड होता चला जाएगा। बट अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है, यानी जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, बिल्कुल धीरे धीरे जो चलते हैं, जो ओवर डायमेंशनल कार्गोज होते हैं, उसके लिए आपको 20 किलोमीटर पर 1 डे का टाइम दिया जाएगा और एडिशनल 20 किलोमीटर्स के लिए 1 एडिशनल डे आप लोगों को मिल जाएगा। अब अगर मैं ई वे बिल में कैंसिल करना चाहूँ तो क्या ई वे बिल कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ, विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन आप ई वे बिल को कैंसिल कर सकते हैं। यानी अगर 24 आवर्स हो चुके हैं, बीत चुके हैं 24 आवर्स, तो आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर पाओगे। बट अगर 24 आवर्स अभी नहीं हुए तो आप अपना ई वे बिल कैंसिल कर सकते हो। बट अगर आपकी गुड्स जो है वो वेरीफाई कर ली गई है इन ट्रांजिट में, यानी रास्ते में ही वेरिफिकेशन कर ली प्रॉपर ऑफिसर ने, तो आपको कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल अलाउड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे कि टर्नओवर आपकी 8 करोड़ है, B2B सेल है आपकी 1 लाख, क्या आपके पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, ई इनवॉइस आपको जरूरी होगा। ई वे बिल रिक्वायर्ड होगा। अगर गुड्स की मूवमेंट होती है तो गुड्स की वैल्यू 1 लाख रुपए की है, यहाँ पे ई वे बिल भी आप लोगों को चाहिए होगा। यहाँ पे आपके पास टर्नओवर है कितनी? 8 CR की। B2C आप सेल कर रहे हैं, B2C की सेल के केस में आप लोगों को इनवॉइस नहीं चाहिए होता, इनवॉइस नहीं चाहिए होगा। लेकिन वैल्यू ऑफ गुड्स देखते हैं हम कब? ई वे बिल के टाइम पे। ई वे बिल के टाइम पे 50K से ज्यादा की कंसाइनमेंट वैल्यू में ई वे बिल चाहिए, तो ई वे बिल यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट टर्नओवर 3 करोड़ है, B2B सेल है 5 लाख की, टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ई इनवॉइस नहीं बनेगा, बट ई वे बिल बनेगा क्योंकि वैल्यू आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। नेक्स्ट आपके पास आ गया सर्विस का इनवॉइस। सर्विस के इनवॉइस में ई इनवॉइस तो बनेगा क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल फीस आपके पास 10 लाख रुपीज दी गई है और टर्नओवर यहाँ लिखी नहीं है, तो मान लीजिए टर्नओवर यहाँ पे 5 CR से ज्यादा की ही थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ई इनवॉइस तो यहाँ पे चाहिए होगा, बट ई वे बिल आपका नहीं चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं हो रही, यहाँ प्रोफेशनल फीस की बात हो रही है। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन चार्ट भी आप लोगों को बना के दिया है। इनवॉइस ऑथेंटिकेशन जो है उसके लिए ई इनवॉइस बनता है और गुड्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ई वे बिल बनता है। दोनों के ऊपर जो रूल एप्लीकेबल है वो मैंने आप लोगों को दे दिए। थ्रेशोल्ड लिमिट आप लोगों को दे दी। B2B में दोनों चीज़ें बनेंगी। B2C में ई इनवॉइस तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मूवमेंट है तो ई वे बिल बनेगा। कैंसिलेशन 24 आवर्स के अंदर पॉसिबल है। इसमें IRN की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें IRN की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गुड्स की मूवमेंट हो ना हो कोई मतलब नहीं है। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का इनवॉइस है, 5 करोड़ से ज़्यादा की लास्ट ईयर में टर्नओवर है, तो ई इनवॉइस बनाने आपको ज़रूरी है। बट यहाँ पे ई वे बिल कब बनेगी? जब गुड्स की मूवमेंट हो। इसका ई इनवॉइस का गुड्स की मूवमेंट से लेना देना नहीं है। तो गाइस हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा कि ई वे बिल आपको कब रिक्वायर्ड होता है और ई इनवॉइस आपको कब रिक्वायर्ड होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर आप चाहते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सोचते हैं कि मैं अपनी इस चैनल पे लेकर के आऊँ और डिस्क्राइब करूँ, उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हमारी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू।